हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो एबीसी और यूजीसी नेट ज्योग्राफी प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। प्यारे बच्चों, भू आकृतिक कारक के अंतर्गत आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पवन के बारे में। ठीक है, तो जिसमें हम जानेंगे कि पवन किस प्रकार अपरदन, परिवहन और निक्षेपण के कार्य संपन्न करती है। इसमें अपरदन के अंतर्गत पवन तीन प्रकार के कार्य करती है। पहला इसमें अपवहन, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है पवन की रफ्तार। पवन जिस रफ्तार से बहती है वो रफ्तार चट्टानों पर प्रहार करती है और चट्टानों को तोड़ने का काम करती है। तो अपवहन का मतलब है पवन की स्पीड। ठीक है, और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन बहुत तेज गति से बहती है। दूसरा है इसमें अपघर्षण, एब्रेजन। जब ये पवन बहुत तीव्र गति से बहती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थरों को भी बहाकर ले जाती है। ठीक है, और ये कंकड़ पत्थर जो है चट्टानों पर प्रहार करते हैं, तो ये प्रक्रिया अपघर्षण कहलाती है। सन्निघर्षण, एट्रिशन। अपवहन की प्रक्रिया में जो कंकड़ पत्थर साथ में बहते हैं वो आपस में टकराकर चूर्ण रूप में बदल जाते हैं, तो ये प्रक्रिया सन्निघर्षण कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार पवन अपवर्तन का कार्य करती है। परिवहन किस प्रकार करती है? निलंबन, सस्पेंशन। देखिए, अपवहन में क्या होता है, पवन जो मूव करती है उसमें जो बहुत ही महीन कण होते हैं वो बहुत दूरी तक मूव करते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन में महीन कण बहुत दूर तक आसानी से मूव करते हैं। दूसरा है लुढ़ककर, सॉल्टेशन। जो मध्यम आकार के कण होते हैं वो बहुत कम दूरी तक ही ट्रांसफर हो पाते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया लुढ़ककर कहलाती है। और तीसरा है सरफेस क्रीप। ठीक है, जो बहुत ही बड़े आकार के पत्थर होते हैं वो उड़ते हवा में उड़ते नहीं हैं, बल्कि हवा के द्वारा ये लुढ़क जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लुढ़क जाते हैं और लुढ़कने की वजह से भी ये टूट जाते हैं। ठीक है, तो बड़े कंकड़ पत्थरों का धरातल पर लुढ़कने की प्रक्रिया कहलाती है सरफेस क्रीप। और फाइनली निक्षेपण। निक्षेपण मतलब जब पवन अपने साथ कंकड़ पत्थरों का ढेर जमा कर देती है। ठीक है, तो अब जानते हैं पवन के द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप। तो देखिए, पवन इतने प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करती है। तो चलिए एक-एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहला इसमें है अपवहन बेसिन, ठीक है, या वातगर्त। देखिए, बेसिन शब्द वैसे आपने नदी के अंतर्गत ही सुना होगा, नदी बेसिन, ठीक है, गंगा नदी बेसिन। लेकिन यहाँ पर अपवहन बेसिन शब्द प्रयोग में आया है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अपवहन बेसिन को वातगर्त, ब्लो आउट भी कहा जाता है। ब्लो आउट नाम काफ़ी अधिक फ़ेमस है, ठीक है? ब्लो आउट का मतलब है कि बहा करके ले जाना। पवन जब बहुत तेज़ गति से बहती है, तो वहाँ के रेत कणों को अपने साथ बहा करके ले जाना, तो ये प्रक्रिया ब्लो आउट कहलाती है। तो जब यहाँ से पवन रेत कणों को उड़ा करके ले जाएगी, तो वहाँ पर एक विशाल गड्ढा बन जाएगा, ठीक है? इसका निर्माण पवन के द्वारा किए गए अपरदन की प्रक्रिया अपवहन के द्वारा होता है। अपवहन में क्या होता है, पवन बहुत ही तीव्र गति से बहती है, ठीक है? बहुत ही स्पीड के साथ बहती है और चट्टानों को अपने साथ ले जाती हैं। चट्टानों को मतलब उनके खनिजों को अपने साथ उड़ा कर के ले जाती हैं। तो अपवहन के द्वारा रेत कणों को उड़ा करके ले जाना, ठीक है? इसके द्वारा धरती पर विशाल गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है? विशाल गड्ढे बन जाते हैं। इसीलिए इसको बेसिन नाम दिया गया है। बेसिन की आकृति भी कुछ ऐसे ही होती है, ठीक है? हालाँकि नदी बेसिन बहुत ही विशाल होते हैं, लेकिन अपवहन बेसिन बहुत ही छोटे होते हैं, विशाल गड्ढे। आप इस पिक में देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो है विशाल गड्ढों का निर्माण हुआ है। तो ये विशाल गड्ढे अपवहन बेसिन कहलाते हैं, बेसिन शेप में होते हैं और इनका निर्माण अपवहन की प्रक्रिया से होता है, ठीक है? मतलब हवाएँ स्पीड से इस जगह की रेत को उड़ा करके ले जाती हैं। यह शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं जहाँ ढीले, असंगठित तलछट आसानी से उपलब्ध होते हैं। तलछट मतलब सेडिमेंट्स, ठीक है? सेडिमेंट्स मतलब जितने भी अपरदन के कारक हैं, नदी, पवन, हिमानी, ठीक है? इनके द्वारा जो भी कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी हैं, वो जब एक जगह पर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तो वो तलछट कहलाते हैं। ठीक है? मतलब ये अपक्षयित ढीले पदार्थ होते हैं। इसीलिए तो पवन इनको आसानी से उड़ा करके ले जाती है। ठीक है? इन विशाल गड्ढों या बेसिन को ही अपवहन बेसिन कहा जाता है। तो जब कभी भी मरुस्थलीय या शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार के विशाल गड्ढे बनते हैं, दिखते हैं, तो इन्हें अपवहन बेसिन कहा जाता है, जिसका निर्माण पवन के अपवहन प्रक्रिया से होता है। पवन स्पीड से यहाँ की रेत को उड़ा करके ले जाती है। निर्माण प्रक्रिया, तलछट की उपलब्धता, जैसे कि अभी बताया सेडिमेंट्स, ठीक है? तलछट, जितने भी अपरदन के कारक हैं, जब वो अपने साथ कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी इनको परिवहन करके इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके, ठीक है, छोड़ देते हैं, तो वो तलछट कहलाते हैं। वो सारा मटेरियल तलछट कहलाता है, सेडिमेंट्स, ठीक है? और इन तलछटों के जमाव से ही सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है, ठीक है?
तो तलछट की उपलब्धता होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर, रेत, बजरी की उपलब्धता होनी चाहिए, जो कि बहुत ही क्या होते हैं, ढीले होते हैं, ठीक है? ढीले होते हैं, जिनको आसानी से अपवहन क्रिया के द्वारा उड़ाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है? और जब इनको एक जगह से हटा लिया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गड्ढों का निर्माण होता है और इन्हीं गड्ढों को अपवहन बेसिन या फेमस नाम इसका ब्लो आउट है, ठीक है? लेकिन निर्माण प्रक्रिया बाधित कब होती है? ये अपवहन बेसिन का रुकना या बनना बंद कब होता है? जब अपवहन की प्रक्रिया सतह जल स्तर तक पहुँच जाए, जब विशाल गड्ढों के नीचे कोई अंडरग्राउंड वाटर टेबल आ जाए, ठीक है? तो तब ये प्रक्रिया रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि पानी की वजह से अब रेत क्या हो गई है? गीली हो गई है और गीली रेत को उड़ा कर के ले जाना पवन के लिए अब मुश्किल होता है, ठीक है? वो भारी हो जाती हैं। पवन तो सूखी रेत को ही उड़ा कर ले जाएगा, ठीक है ना? जब अंडरग्राउंड वाटर टेबल सतह पर आ जाती है, तो अपवहन की प्रक्रिया रुक जाती है। दूसरा अपवहन जो है, नीचे की कठोर भारी चट्टानों की परत तक पहुँच जाए या फिर अंडरग्राउंड वाटर टेबल आ जाए या फिर यहाँ पर कोई कठोर चट्टानी संरचना आ जाए, ठीक है ना? तो फिर ये ब्लो आउट होना बंद हो जाएगा, ठीक है? बेसिन का निर्माण बंद हो जाएगा, बेसिन उतना ही रहेगा फिर। तो ये पहली आकृति थी अपवहन बेसिन। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स में इन्हें बफेलो वालोस कहा जाता है और मंगोलिया में इस प्रकार के अपवहन बेसिन को पांग कियांग कहा जाता है। एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा है आकृति इसमें इंसेलबर्ग। देखिए इंसेलबर्ग का निर्माण विभेदी अपरदन डिफरेंशियल इरोजन के परिणाम स्वरूप होता है। पिछली वीडियो में हमने जाना था डिफरेंशियल इरोजन क्या होता है कि अगर सतह पर कोई कठोर और मुलायम चट्टान आ जाए, तो जो भू आकृति कारक होते हैं, कठोर चट्टानों की अपेक्षा वो मुलायम चट्टानों को आसानी से काट लेते हैं। तो इस प्रकार किसी एक ही जगह पर अपरदन की दरों में जो अंतर होता है, वो विभेदी अपरदन कहलाता है और ये होता है कठोर और मुलायम चट्टानों की एक साथ उपस्थिति के कारण, ठीक है? तो इन सिल्वर का निर्माण भी विभेदी अपरदन के फलस्वरूप होता है और ये विभेदी अपरदन अपक्षय और अपरदन के सम्मिलित परिणाम के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसमें देखिए अपक्षय का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो मुलायम चट्टानें हैं, अगर उसमें क्रैक्स आसानी से दिख रहे हैं, बन रहे हैं, यानी अपक्षय की प्रक्रिया अगर इसमें बहुत तीव्र गति से हो रही है, तो क्या होता है? अपरदन के कारकों को इनको हटाना बड़ा आसान हो जाता है, ठीक है? तो विभेदी अपरदन को आसान कौन बनाता है? अपक्षय की प्रक्रिया। तो अपक्षय और अपरदन के सम्मिलित परिणाम के फलस्वरूप विभेदी अपरदन होता है, ठीक है? और इसके फलस्वरूप बनता है इंसेलबर्ग। देखिए इंसेलबर्ग जो है जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है द्वीप पर्वत, आइलैंड माउंटेन। यह आसपास के समतल या धीरे-धीरे ढलान वाले मैदान से अचानक ऊपर उठा हुआ एक कठोर चट्टानी अवशेष होता है, ठीक है? मतलब रेगिस्तानी भूभाग लगभग समतल या ढलान वाला है और इनके बीच में अगर आपको कठोर चट्टानी टीले आपको दिख रहे हैं, तो ये टिन तो इन टीलों को इनसेलबर्ग कहा जाता है। आप इस पिक में भी देख सकते हैं, जो ये टीले आपको उठे हुए दिख रहे हैं, ठीक है? ये कठोर चट्टानी अवशेष हैं, जिनका अपरदन नहीं हो पाया है, ठीक है? और इन टीलों को ही इनसेलबर्ग कहा जाता है। अब ये बनते कैसे हैं निर्माण प्रक्रिया? अपक्षय और अपरदन बताया था ना, तो अपक्षय होता है आधार पर अपक्षय। प्रारंभिक अवस्था, क्षेत्र की चट्टानों में दरारों और जोड़ मौजूद होते हैं, पानी इन दरारों में रिसता है, ठीक है? अब शुष्क क्षेत्र है, ठीक है? शुष्क क्षेत्रों में क्रैक्स चट्टानों पर क्रैक्स बहुत आसानी से बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? एक तो वहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन होता है, पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है? थर्मल एक्सपेंशन की घटना होती है, दिन में गर्मी हो रही है, रात में सर्दी हो रही है, ठीक है? चट्टानों के जो खनिज हैं, वो क्या कर रहे हैं? प्रसार और संकुचन की प्रक्रिया इनमें हो रही है, तो थर्मल एक्सपेंशन होता है। शुष्क क्षेत्र यदि ठंडे इलाकों में है, तो इनमें फ्रीज़ एंड थॉ की प्रोसेस भी देखी जा सकती है। फ्रीज़ थॉ की प्रोसेस इसमें देखी जा सकती है। इन दरारों को आसानी से चौड़ा कर सकते हैं, गैप इनका बढ़ सकता है, ठीक है? और जो सीज़नल रेन वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर पानी इन दरारों को और अधिक चौड़ा कर सकता है, ठीक है? पानी के साथ अपक्षय की क्रिया दरारों के चारों ओर चट्टानों को धीरे-धीरे नरम करती है, तोड़ देती है, ठीक है? इस प्रक्रिया में दरारों के बीच में मौजूद अत्यधिक प्रतिरोधी कठोर चट्टानें अपेक्षाकृत अछूती रह जाती हैं, जबकि उनके चारों ओर की चट्टानें टूटकर मुलायम रेगोलिथ में बदल जाती हैं। अब सतह की जो चट्टान है, उसमें जो क्रैक्स बन रहे हैं, अपक्षय के फलस्वरूप जो क्रैक्स बन रहे हैं, तो पानी की प्रक्रिया से
ये क्रैक्स टूट जाते हैं, ठीक है ना? और रेगोलिथ जो ढीला मटेरियल होता है, अपक्षय के फलस्वरूप जो ढीला मटेरियल होता है, वहीं पर छूट जाता है, ठीक है ना? ये कमज़ोर जो चट्टानी टुकड़े नीचे छूट जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? रेगोलिथ कहा जाता है, ये मटेरियल रेगोलिथ है, ठीक है? और क्या बचता है? अंदर का कठोर चट्टानी भूभाग, ये बच जाता है, ठीक है? सतह का अपरदन लाखों वर्षों के दौरान अपरदन के द्वारा सतह के ऊपर की मुलायम अपक्षयित सामग्री हटा दी जाती है। तो जो ये चट्टान था जिसमें क्रैक्स बने थे और जिसमें रेगुलिथ का निर्माण हुआ था, ठीक है ना? रेगुलिथ का निर्माण हुआ था, तो अपरदन के द्वारा अब इन क्षेत्रों में अपरदन का प्रमुख कारक कौन है? पवन। तो पवन क्या कर रही है? अपवहन की प्रक्रियाओं से, अपघर्षण की प्रक्रियाओं से जो ये कमज़ोर रेगुलिथ मटेरियल है, इसको यहाँ से हटा देती है, ठीक है? और जब मुलायम सामग्री हट जाती है, तो सतह के नीचे की कठोर प्रतिरोधी चट्टान एक खड़ी ढलान के साथ समतल मैदान के ऊपर उठकर दिखाई देने लगती है। जब ये कमजोर मटेरियल, लूज़ मटेरियल पवन के द्वारा उड़ा लिया जाता है, अपवहित कर लिया जाता है, तो अंदर का कठोर चट्टानी भूभाग सतह पर हमें दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनसेलबर्ग, ठीक है? जो ये पिक में जो ये कठोर चट्टानी संरचनाएँ हैं, अब ये दिखाई देती हैं और इसे कहा जाता है इनसेलबर्ग। इनसेलबर्ग के प्रकार होते हैं। देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग उनका नाम अलग-अलग रखा जाता है। सबसे पहला है बोन हॉट, ठीक है? ये बड़े चिकने गुंबद के आकार के होते हैं जिनकी ढलानें अक्सर खड़ी और उत्तल होती हैं। मतलब जो सबसे बड़े आकार के इनसेलबर्ग होते हैं उन्हें कहा जाता है बोन हॉट, ठीक है? कोब्जे या कोपी ये छोटे चट्टानी टीले होते हैं जो अलग-थलग पड़े शिलाखंडों के ढेर जैसे दिखते हैं। जो इनसेलबर्ग छोटे आकार के होते हैं उन्हें कहा जाता है कोपजे या कोपी, ठीक है? इसके अलावा मेसा और बट नाम भी हैं। मेसा एक सपाट शीर्ष वाली पहाड़ी है जिसकी ढलानें खड़ी होती हैं। मेसा की आकृति कैसी होगी जिसमें उसका शीर्ष सपाट होगा, ठीक है? और ढलानें क्या होंगी? एकदम खड़ी होंगी। तो इस प्रकार का जो चट्टानी टीला होगा, है तो इनसेलबर्ग ही, लेकिन इसका नाम रखा गया है मेसा, इसके ऊपर सपाट शीर्ष की वजह से, ठीक है? और बट जो है मेसा का एक छोटा रूप होता है और जिस मेसा का आकार छोटा होता है, वो कहलाता है बट, ठीक है? तो इस प्रकार इनसेलबर्ग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग उनका नाम अलग-अलग होता है, ठीक है? तो ये आकृति थी इनसेलबर्ग की। नेक्स्ट इसमें जो आकृति बनती है वो है छत्रक शिला, मशरूम रॉक बहुत ही फेमस है, बहुत ही कॉमन है, जो आसानी से पहचान में आती है। शतरकशिला एक ऐसी भू आकृति है जिसका आधार संकरा होता है और शीर्ष चौड़ा होता है। यह एक छतरी या मशरूम जैसा दिखाई देता है। मशरूम हम सब ने देखा हुआ है, ठीक है ना? जिसका आधार क्या होता है? संकरा होता है और ऊपर शीर्ष चौड़ा होता है, ठीक है? तो ये आकृति मशरूम होती है। इसे पेडेस्टल रॉक भी कहा जाता है, ठीक है? बनते कैसे हैं? पवन अपघर्षण की प्रक्रिया से होता है। अपघर्षण में क्या हो रहा था? अपवहन के साथ जो रेत के कण बह रहे थे, ठीक है? अब ये रेत के कण क्या करते हैं, जो मुलायम चट्टानें हैं, उन्हें आसानी से अपरदित करके अपने साथ ले जाते हैं, अपवहन के साथ अपने साथ ले जाते हैं और कठोर चट्टानों पर इनका असर थोड़ा कम होता है, ठीक है? तो इसी वजह से विभेदी अपरदन सामने नज़र आता है। विभेदी मतलब जो कठोर चट्टान है वो कम कट रही है, जो मुलायम चट्टान है वो आसानी से कट रही है, घर्षण की प्रक्रिया से, ठीक है ना? तो आधार का कटाव होता है और ऊपरी हिस्से की सुरक्षा होती है। आकृति बनती है कैसी? मशरूम की तरह, ठीक है? और इसे ही मशरूम रॉक कहते हैं। इस प्रकार के मशरूम रॉक को सहारा मरुस्थल में गारा कहा जाता है और जर्मनी में पिट्सफेल्सन कहा जाता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें भू-स्तंभ, डेमोसेल्स। भू-स्तंभ का निर्माण मुख्य रूप से विभेदी अपरदन और अपक्षय की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक है? तो अपक्षय क्या करती है? चट्टानों में क्रैक्स पैदा करती है, ठीक है? और विभेदी अपरदन मतलब अपघर्षण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये कमजोर चट्टानें हटा दी जाती हैं और जो आकृति बचती है, वो कहलाता है भू-स्तंभ, ठीक है? और इसमें चट्टानों की कठोर और नरम परतों का असमान कटाव होता है, ठीक है? कठोर चट्टान बच जाती है और नरम चट्टानें आसानी से कट जाती हैं, ठीक है? बनता कैसा है, प्रक्रिया कैसे डेवलप होती है? यह उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ नरम तलछटी चट्टानों के ऊपर कठोर चट्टानों की परत होती है। तो जहाँ पर जो नरम चट्टान मौजूद है, अगर इसके ऊपर कठोर चट्टान की परत अगर मौजूद है, तो ये कठोर चट्टान इस नरम चट्टान को संरक्षण प्रदान करती है, ठीक है?
जिसकी वजह से इस कमजोर चट्टान का अपघर्षण या अपवहन के द्वारा अपरदन कम होता है। ठीक है? विभेदी अपरदन। अब इसमें आसपास की कमजोर चट्टानें तो कट जाती हैं, लेकिन कठोर चट्टानों के नीचे की जो मुलायम चट्टान है, वो बची रह जाती है और उसकी आकृति कैसी होती है? स्तंभ की तरह, स्तंभ, ठीक है? एक पिलर्स की तरह ये बच जाते हैं। तो ये सिर्फ कठोर चट्टान की वजह से ही बचे रहते हैं। समय के साथ-साथ हो सकता है, इसमें मुलायम चट्टान जब अत्यधिक कट जाए, तो ठीक है, फिर ये छत्रक शैल बन जाएँगे और जब मुलायम चट्टान पूरी तरीके से गायब हो जाएगी, तो फिर ये क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा और ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है? तो ये सब चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग होंगी। ठीक है? तो शुरुआत में जो आकृति स्तंभ के रूप में दिख रही हैं, तो वो भूस्तंभ कहलाते हैं। नेक्स्ट आकृति है इसमें ज्यूगेन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चट्टानों की क्षैतिज परतें मौजूद होती हैं। एग्ज़ाम्स में कई बार आता है कि किस आकृति में चट्टानों की क्षैतिज परतें होती हैं, तो वो ज्यूगेन के अंतर्गत होती है, ठीक है? यह एक मेज जैसी चट्टानी संरचना है, जिसमें कठोर और नरम चट्टानों की क्षैतिज परतें होती हैं, ठीक है? मतलब कठोर चट्टानें और मुलायम चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में हॉरिज़ॉन्टल होती हैं, ठीक है? और आकृति कैसी बन रही है? मेज जैसी आकृति बन रही है। अब कैसे बनती है? जुगेन का निर्माण विभेदी अपरदन के कारण होता है, ठीक है? यह विशेष रूप से पवन अपघर्षण और अपवहन की संयुक्त क्रिया के द्वारा शुष्क क्षेत्रों में बनते हैं। तो इसमें कंडीशंस क्या होती हैं? चट्टानों की परतें क्षैतिज होनी चाहिए, ऊपर कठोर चट्टान और नीचे मुलायम चट्टान, ठीक है? तो जब इस तरीके से क्षैतिज रूप में चट्टानों की परतें मौजूद होती हैं, तो इसमें मेज जैसी आकृति बनती है। लेकिन इसमें कंडीशंस क्या होनी चाहिए? चट्टानों की परतें क्षैतिज होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट इसमें अपक्षय होता है, चट्टानों की दरारों में अपक्षय होता है। जो क्षैतिज अवस्था में जो चट्टानें हैं, तो सबसे ऊपर तो कठोर चट्टान ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ मुलायम चट्टान होगी तो आसानी से ये अपरदित हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे ऊपर कठोर चट्टान होनी चाहिए। कठोर चट्टानों में क्या हो गया? ट्रैक्स बन जाते हैं। ट्रैक्स कैसे बनेंगे? थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है? शुष्क क्षेत्रों में थर्मल एक्सपेंशन सबसे कॉमन होता है, थर्मल एक्सपेंशन। दिन में गर्मी, रात में ठंडक। तो इसकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है? और इन दरारों के सहारे, क्रैक्स के सहारे पवन का अपघर्षण शुरू होता है, ठीक है? पवन जो अपने साथ रेत के कण लाती है, अब वो इन क्रैक्स के सहारे ड्रिलिंग करती है, ठीक है ना? ड्रिलिंग करती है और इन क्रैक्स को डेवलप करना शुरू करती है, ठीक है? जब ये क्रैक्स कठोर चट्टानों से क्रॉस करके मुलायम चट्टानों तक पहुँचते हैं, ठीक है? तो तब क्या होता है? अपवहन की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है? अपवहन की प्रक्रिया शुरू होती है। अपवहन और अपघर्षण दोनों मिलकर के मुलायम चट्टानों को बहुत तेज़ी से काटना शुरू करते हैं, बहुत तेज़ी से काटना शुरू करते हैं। तो जो कटा हुआ मटेरियल है, अपवहन उनको उड़ा करके ले जाता है, ठीक है? आप इस पिक में भी देख सकते हैं, शुरुआत में जो क्रैक्स है, उसमें अपघर्षण के द्वारा छोटे-छोटे गड्ढों का निर्माण होता है। अपवहन की प्रक्रिया निरंतर इन गड्ढों को बड़ा करती जाती है। देख लीजिए, इन गड्ढों को बड़ा करती जा रही है और फाइनली जब ये गड्ढे बहुत अधिक बड़े हो जाते हैं, तो जो कठोर चट्टान छूट गई है, वो एक मेज की आकृति, देख लीजिए मेज की आकृति, ठीक है ना? इस प्रकार जो ये मेज की आकृति है, इसे ज्यूगेन कहा जाता है। तो ये ज्यूगेन है और ये क्षैतिज परतों के द्वारा ही बनते हैं। नेक्स्ट आकृति है यारडांग। देख लीजिए यारडांग में चट्टानों की परतें ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए थी। ज्यूगेन में क्षैतिज थी, तो इसमें परतें वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है ना? तभी बनेंगे यारडांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है? यह एक लंबी कटी हुई मेड़ की होती है, जो हवा के प्रवाह की दिशा के समानांतर बनती है। मेड़ कैसी होती है? खेत किनारे हम जो मेड़ बनाते हैं ना, खेत किनारे क्या बनाते हैं? मेड़ बनाते हैं। तो ये आकृति भी कुछ-कुछ ऐसी ही होती है, ठीक है? इसके निर्माण के लिए क्या कंडीशंस चाहिए? पवन लंबे समय तक एक ही दिशा से तीव्र गति करनी चाहिए, ठीक है? पवनों की डायरेक्शन हम लगभग एक ही दिशा से होनी चाहिए, अलग-अलग दिशाओं से पवन की डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। और कठोर और नरम चट्टानों की परतें वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है? आप इस डायग्राम में देख लीजिए, ये कठोर चट्टान है और ये मुलायम चट्टान है, ठीक है? और पवन की जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में होनी चाहिए, ठीक है? ये 2 कंडीशंस होती हैं, तो इस कंडीशंस में क्या होगा, जो मुलायम चट्टान है वो उसका आसानी से अपवहन और अपघर्षण के द्वारा अपरदन हो जाएगा। ये यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है ना? मुलायम चट्टान आसानी से गायब हो जाएगी और सरफेस पर क्या बचेगा? सरफेस पर कठोर चट्टानों का इस प्रकार से आकृति बची रहेगी, ठीक है ना? इस प्रकार से आकृति बची रहेगी। तो एक कॉरिडोर का
तो एक कॉरिडोर का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार के जो ये कॉरिडोर युक्त आकृति है, जिसमें कठोर चट्टानी टीले खड़े हो जाते हैं, उस आकृति को यार्डान कहा जाता है, ठीक है? और ये कब होता है? जब चट्टानों की जो परतें हैं, कठोर और मुलायम चट्टानों की जो परतें हैं, वो वर्टिकल होती हैं, ठीक है? आप इस पिक में भी देख लीजिए कि जो ये कठोर चट्टानें हैं, ये एकदम खड़े हैं, ठीक है? और ये मुलायम चट्टानें कट गई हैं, फिर ये कठोर चट्टानों की परतें आ गई हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये बीच में कॉरिडोर डेवलप हो गए हैं, ठीक है? कठोर चट्टान खड़े रह जाते हैं और मुलायम चट्टान कट जाते हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति है, वो यारडान कहलाती है। नेक्स्ट इसमें है ड्राई कांटर, ठीक है? ड्राई कांटर एक ऐसा कंकड़ है, पत्थर है, जिसे पवन द्वारा एक से अधिक दिशाओं से अपघर्षण के माध्यम से तराशा गया है। जिसके परिणामस्वरूप यह 3 या अधिक तेज किनारे प्राप्त कर लेता है। बहुत ईज़ी है, ठीक है? अगर कोई पत्थर है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में सभी दिशाओं से पवनें बहती हैं, रोक-टोक नहीं होती है। अलग-अलग दिशाओं से पवन चलने के कारण इसमें अलग-अलग फलक डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना? एंगल डेवलप हो जाते हैं। आप इस पिक में भी देख सकते हैं, इसमें एक फलक इसका ये है, इसका एक दूसरा यहाँ पर है, ठीक है? एक इस साइड है और एक इसके बैक साइड है, ठीक है? तो इस तरीके से अलग-अलग प्रकार के इसके किनारे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है? इसमें 2 किनारे वाले बोल्डर को ज्यूई कांटर कहा जाता है, जो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है? 2 या 2 से अधिक जो किनारे वाले बोल्डर होते हैं, उसे वेंटिफेक्ट कहा जाता है, ठीक है? ये भी एग्ज़ाम्स में कई बार 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन्स में पूछा जा सकता है, ठीक है? नेक्स्ट इसमें जो डेवलप होती है पुल तथा खिड़की, ठीक है? ब्रिज एंड विंडो बहुत ही खूबसूरत फीचर है। आप इस पिक में देख लीजिए, ये जो उसका अपर सरफेस है, ये पुल का काम कर रहा है और ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये खिड़की है, ठीक है? पुल और खिड़की इसीलिए कहा जाता है। पुल तथा खिड़की का निर्माण चट्टान की कठोरता और लंबे समय तक चलने वाले अपरदन कारकों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है, ठीक है? बनता कैसे है देख लीजिए, सबसे पहले विभेदी अपक्षय होता है, ठीक है? मरुस्थलीय क्षेत्रों या शुष्क क्षेत्रों में क्या होता है, दैनिक तापांतर होता है, ठीक है? दिन में क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, रात में ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है? तो इस वजह से दैनिक तापांतर अधिक होता है। ये दैनिक तापांतर क्या करते हैं, फिजिकल वेदरिंग का काम करते हैं, क्रैक्स डेवलप कर लेते हैं, ठीक है? थर्मल एक्सपेंशन होता है, चट्टानों के जो बाहर के खनिज होते हैं दिन में फैलते हैं, रात को श्रिंक करते हैं, सिकुड़ते हैं, तो इस वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है? और ये क्रैक्स डेवलपमेंट फिजिकल वेदरिंग कहलाता है। केमिकल वेदरिंग मतलब जब सडन रेन होती है, ठीक है? कभी-कभी असामयिक बारिश होती है, तो ये बारिश का पानी इन क्रैक्स पर इन खनिजों पर अपना रिएक्शन कर सकता है या कर देता है, ठीक है? तो वो केमिकल वेदरिंग भी इसमें काम करती है। तो इस तरीके से चट्टानों में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। पवन अपघर्षण, ठीक है? अब पवन क्या कर रही है? रेत युक्त पवन, ठीक है? अपघर्षण कर रही है, इन क्रैक्स को तोड़ रही है। इन क्रैक्स के जो रेगुलित हैं, उन मटेरियल्स को बहाकर ले जा रही है, ठीक है? तो चट्टानों की दरारों को तोड़ती है। और जल अपरदन, अचानक और तीव्र वर्षा चट्टान के आधार और दरारों को काटती है, ठीक है? तो ये जो संयुक्त प्रक्रियाएँ हैं, इसकी वजह से जो एक खूबसूरत सा फीचर डेवलप होता है पुल और खिड़की, ठीक है? पवन अपघर्षण इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बीच का ये जो ये खिड़की है, ये अपघर्षण के फलस्वरूप ही ज़्यादा मात्रा में डेवलप होता है, ठीक है? तो इस तरीके से पुल और खिड़की का निर्माण होता है, तो ये थे अपरदन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, ठीक है? अब हम जानेंगे पवन के द्वारा निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में, ठीक है? पवन के द्वारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो निक्षेपण स्थल रूप है, वो है बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स, ठीक है? और ये सैंड ड्यून्स भी अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं, ठीक है ना? तो चलिए सैंड ड्यून्स के बारे में जानते हैं हम। स्तूप में पवन अपने साथ लाई गई रेत को किसी बाधा के सहारे जमा कर देती है, ठीक है? पवन अपवहन की प्रक्रिया से अपने साथ जो कंकड़ पत्थरों को दूर ले जाती है, ठीक है? रुकती कब है? जब उसके सामने कोई अवरोध पैदा हो जाए, ठीक है? अवरोध कोई चट्टान हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई तट हो सकता है, ठीक है? जो भी हो, ये अवरोध जब आता है तो पवन अपने साथ लाए गए रेत के कणों को वहीं छोड़ देती है, ठीक है? तो वो छोड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, एक सैंड ड्यून्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है? इसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? रेत की प्रचुरता होनी चाहिए, जो कि शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत ही कॉमन है, ठीक है? तेज और स्थिर पवन होनी चाहिए। इन पवनों को दूर ले जाने के लिए पवनों की रफ्तार बहुत तेज होनी चाहिए, ठीक है? और कोई बाधा या अवरोध होना चाहिए। तो इस प्रकार क्या होता है, सैंड ड्यून्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है? इनकी नामावलियाँ बहुत अलग-अलग हैं, इसमें टाइप्स अलग-अलग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, तो एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहला इसमें है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। बनते कैसे हैं? जहाँ रेत की सर्वाधिक प्रचुरता होती है,
मरुस्थलीय क्षेत्रों में जितने भी सैंड ड्यून्स होते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो सैंड ड्यून्स होता है, वो ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कहलाता है। ठीक है? क्योंकि इसमें रेत की सर्वाधिक प्रचुरता होती है। ठीक है? पवन एक ही दिशा से चलती हैं। अब इसके लिए कंडीशंस ये है कि इसमें पवन एक ही दिशा की ओर चलनी चाहिए। ठीक है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में अलग-अलग दिशाओं से भी पवनें आती हैं। ठीक है? और इसकी वजह से एक एक दूसरा सैंड ड्यून्स बनता है, जिसे हम अभी जानेंगे। लेकिन ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स के लिए पवन की दिशा एक ही होनी चाहिए। ठीक है? यहाँ पर जो स्तूप है, जो ड्यून्स है, वो पवन की दिशा के समकोण पर एक लंबी लहरदार दीवार के रूप में बनता है। अब पवन इस दिशा में बह रही है और इसके बीच में अगर कोई अवरोध आ जाए, कोई चट्टानी टीला आ जाए, कोई पहाड़, चट्टानी भाग आ जाए, तो पवन के द्वारा जो भी रेत मटेरियल है, वो यहाँ पर डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? इसका जो डिपॉज़िट होगा, वो पवन के बहने की दिशा के समकोण पर होता है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसकी विशेषता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सैंड ड्यून्स का निर्माण हो जाएगा, पवन की दिशा के समकोण पर, ठीक है? इसमें स्तूप में पवन की ओर वाली जो ढलान होती है, वो बहुत मंद होती है और पवन विमुख ढाल बहुत ही खड़ी होती है। अब जिस दिशा में पवन बह रही है, वहाँ पर जो ढाल होगा बहुत ही जेंटल होगा, ठीक है? बहुत जेंटल होगा और पवन विमुख मतलब इसके बैक साइड में जहाँ पर ये चट्टानी टीला है, इस साइड ढाल क्या होगा? बहुत ही स्टीप होगा, ठीक है? तो इस प्रकार से जो सैंड ड्यून्स होगा, वो ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कहलाता है। आप इस पिक में भी देख लीजिए यहाँ इस साइड में ये जेंटल स्लोप दिखा रहा है और इस साइड जो स्लोप है बहुत ही स्टीप है, ठीक है? तो यानी कि डेफ़िनेटली यहाँ पर कोई चट्टानी संरचना है, कोई अवरोध है, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ पर ढाल बहुत ही स्टीप हो गया है। तो इसका मतलब पवन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर थी? यहाँ से, ठीक है? इस साइड थी क्योंकि जिस ओर से पवन आ रही है, वहाँ पर जो स्लोप होता है बहुत ही मंद ढाल होता है, जेंटल स्लोप होता है, ठीक है? और जिस साइड अवरोध होता है, उस साइड ढाल बहुत ही तीव्र होता है। तो इस प्रकार का जो सैंड ड्यून्स होता है वो ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स कहलाता है। ठीक है? और ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में सब सर्वाधिक बड़े सैंड ड्यून्स होते हैं। दूसरा है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है? लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स। ये कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं? इसमें रेत की मात्रा अनुप्रस्थ स्तूप से कम होती है, जो इससे पहले ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स थे, जो कि सबसे बड़े सैंड ड्यून्स थे, उससे कम होती है, लेकिन बरखान से अधिक होती है। बरखान अभी हम जानेंगे, ठीक है? तो ये बीच की कंडीशंस वाले सैंड ड्यून्स हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्स में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप में कौन से बड़े होते हैं? तो सबसे बड़े अनुप्रस्थ होते हैं, ठीक है? इसमें पवन एक ही दिशा से और तेज गति से चलती है। इसके लिए भी वही कंडीशंस हैं कि पवन की दिशाएँ एक ही दिशा में होनी चाहिए, ठीक है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन कई दिशाओं से आ सकती है, लेकिन इसमें दिशा एक ही होनी चाहिए, ठीक है? स्तूप जो है पवन की दिशा के समानांतर लंबी पंक्तियों में बनता है, ठीक है? तो जब पवन एक ही दिशा में फ्लो करेगी, ठीक है? जब पवन की रफ्तार धीरे हो जाए, ठीक है? बहुत लंबी दूरी के बाद पवन की रफ्तार धीरे हो जाए, तो पवन जो अपने साथ कंकड़-पत्थर जो उड़ाकर ला रही है अपवहन की प्रक्रिया में, वो नीचे छोड़ देती है, ठीक है? तो नीचे जब छोड़ देती है, तो पवन की दिशा में ही छोटे-छोटे या एक लहरदार लंबे टीलों का निर्माण हो जाता है। ठीक है? पवन की दिशा में ही। तो इस प्रकार यहाँ समानांतर रेत के स्तूप बनते हैं। इस प्रकार समानांतर रेत के स्तूप बनते हैं। इन स्तूपों को सीफ भी कहा जाता है। यस, ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सीफ जो है किस प्रकार के स्तूप को कहा जाता है? तो लॉन्गिट्यूडिनल जो सैंड ड्यून्स हैं हिंदी में नाम आप याद कर दीजिएगा अनुदैर्ध्य हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बड़ा कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है उसमें उसको सीफ कहा जाता है, ठीक है? और ये किस प्रकार होते हैं? इस प्रकार के जो समानांतर लंबे स्तूप होते हैं, यहाँ पे जो सैंड ड्यून्स हैं वो समानांतर बन रहे हैं, ठीक है ना? जबकि अनुप्रस्थ स्तूप किस प्रकार बन रहे थे? पवन की दिशा के समकोण पर बन रहे थे, ठीक है ना? और जिस ओर पवन बह रही थी उस ओर जेंटल स्लोप था और अवरोध वाले या पवन विमुख ढाल बहुत ही तीव्र था, ठीक है? तो इस प्रकार के जो लहरदार सैंड ड्यून्स थे वो अनुप्रस्थ में थे, जबकि अनुदैर्ध्य में एक समानांतर लंबे कटक के रूप में जिन स्तूपों का निर्माण होता है, वो अनुदैर्ध्य कहलाते हैं। आप इस पिक में देख लीजिए, ठीक है? ये एक लहरदार स्तूपों का निर्माण समानांतर स्तूपों का निर्माण जो हो रहा है, वो क्या है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, ठीक है? ये बेसिक अंतर है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में। नेक्स्ट इसमें है बरखान, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत फेमस और बहुत खूबसूरत है। इसे अर्धचंद्राकार स्तूप भी कहते हैं।
परीक्षाओं में आता है कई बार। अर्धचंद्राकार स्तूप कौन से होते हैं? ठीक है? इसमें सींगों का डेवलपमेंट होता है। आप इस पिक में देख लीजिए, ये है अर्धचंद्राकार स्तूप। ठीक है? इस प्रकार अर्धचंद्राकार स्तूप बरखान कहलाते हैं। ये आता है एग्ज़ाम्स में कई बार इस तरीके से, ठीक है? और इसमें सींगों का निर्माण, ये सींग है, ठीक है? ये इसके सींग हैं, ठीक है? इनको सींग कहा जाता है। इसके निर्माण किस प्रकार होता है? पवन की दिशा के समकोण पर इनका निर्माण होता है। तो जो अनुप्रस्थ स्तूप की कंडीशंस थी, वही इनकी कंडीशंस भी होती है। पवन की दिशा ऐसे बह रही है, तो इनका निर्माण पवन की दिशा के समकोण पर होगा, ठीक है? लेकिन इसमें रेत बहुत ही सीमित होती है। अनुप्रस्थ स्तूप तो बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, रेत की मात्रा बहुत अधिक होती है। इनमें रेत की मात्रा बहुत ही सीमित होती है। बनते कैसे हैं? स्तूप का निर्माण कैसे होता है? तो सबसे पहले निक्षेपण की शुरुआत कैसे बनते हैं? पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं। जैसे कि अभी जाना पवन की दिशा अगर इस ओर है और बीच में अगर कोई अवरोध आ गया, ठीक है? तो यहाँ पर बरखान स्तूप बनेंगे। ठीक है? किनारों पर कम जमाव और मध्य भाग में अत्यधिक जमाव। तो जो पवन अपने साथ कंकड़ पत्थर लाई है, वो इस जो अवरोध है, इसके मध्य भाग में अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर जमाव करेंगे, ठीक है? मध्य भाग में अत्यधिक जमाव करेंगे, ठीक है? किनारों पर कम जमाव, किनारे मतलब जो ये किनारे पोर्शन है अवरोध के वहाँ पर कम जमाव होगा, ठीक है? सबसे पहली कंडीशंस। अर्धचंद्राकार विकास, किनारों पर तेज अपरदन, किनारों पर जमाव इसलिए कम होता है क्योंकि यहाँ पर अपरदन अत्यधिक होता है। अब यहाँ से पवन बाहर जा रही है, बीच में चट्टानी अवरोध की वजह से यहाँ पर पवन का अपरदन उतना अधिक नहीं है, ठीक है ना? मध्य भाग में मंद गति से अपरदन। तो यहाँ पर अपरदन उतना अधिक नहीं है, यहाँ पर संरक्षण मिल रहा है इस कठोर चट्टान की वजह से और इसके किनारों पर अत्यधिक अपरदन हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? सींगों का निर्माण होता है, ठीक है? किनारों पर पवन रेत को आगे बहा ले जाती है। पवन अपघर्षण और अपवन की प्रक्रिया से यहाँ से रेत को आगे ले जाती है, ठीक है? और बीच वाले पोर्शन में जमाव अत्यधिक होता है। अब बीच वाला पोर्शन इस चट्टान की वजह से संरक्षण पा जाता है, ठीक है? और जो किनारे हैं, वहाँ पर पवन रेत को आगे बहा ले जाती है। तो इस प्रकार क्या निर्माण हो रहा है? सींगों का निर्माण हो रहा है, ठीक है? पवन की ओर ढाल मंद, जैसा अभी अनुप्रस्थ वालों का स्तूप में था, जिस ओर से पवन आ रही है, तो पवन की ओर का जो ढाल होता है, वो बहुत ही मंद होता है, जेंटल स्लोप होता है और विमुख ढाल खड़ा होता है। जो चट्टानी अवरोध है, उस ओर क्या होता है, ढाल एकदम खड़ा होता है, ठीक है? लेकिन अनुप्रस्थ में तो यही कंडीशंस थी, लेकिन इसमें सींगों का निर्माण होता है। ये सींग इसको इम्पोर्टेंट बनाते हैं, ये सींग इसको अर्धचंद्राकार देख लीजिए, अर्धचंद्राकार आकार जो देते हैं, वो देते हैं सींग, ठीक है ना? ये सींग, इस तरीके से सैंड ड्यून्स। यहाँ पर जेंटल स्लोप है और ये एकदम तीव्र स्लोप है। इस पिक में आप देख लीजिए यहाँ से पवन आ रही है, ठीक है? यहाँ से पवन आ रही है, तो यहाँ क्या है एकदम जेंटल स्लोप का निर्माण हुआ है, ठीक है? जेंटल स्लोप का निर्माण हुआ है। यहाँ पर कोई अवरोध है, तो इस वजह से यहाँ पर तीव्र स्लोप का निर्माण हुआ है, एक, ठीक है? और इस अवरोध के कारण क्या हुआ है, इसके किनारों पर अपरदन की वजह से सींगों का निर्माण हुआ है, ठीक है ना? पवन जो है यहाँ से रेत को आगे ले गई है, ठीक है? तो यहाँ पर सींगों का निर्माण हुआ है और इस प्रकार के सींग युक्त या अर्धचंद्राकार देख लीजिए अर्धचंद्राकार जो आकृति है इन सींगों की वजह से अर्धचंद्राकार आकृति का निर्माण हुआ है, ठीक है? तो इस प्रकार के जो खूबसूरत जो स्तूप होते हैं उन्हें बरखान हम कहते हैं, ठीक है? बहुत ही खूबसूरत है अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट इसमें है परवलयिक स्तूप या पैराबोलिक ड्यून्स, ठीक है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी अर्धचंद्राकार स्तूप होते हैं जैसे अभी बरखान थे। लेकिन ये बरखान के विपरीत स्तूप होते हैं। क्यों होते हैं विपरीत? देख लीजिए, ये बरखान की कंडीशंस थी ना, इसमें जो सींगों का निर्माण होता है पवन की दिशा में होता है। देखिए पवन इस दिशा में आ रही है, तो जो सींगों का निर्माण है वो पवन की दिशा में ही हो रहा है। ठीक है ना? पवन की दिशा जिस ओर है, उस ओर ही सींगों का निर्माण हुआ है। लेकिन जो पैराबोलिक ड्यून्स हैं, उसमें सींगों का निर्माण पवन की दिशा के विपरीत होता है। आप इस पिक में देखिए पवन की दिशा अगर इस ओर बह रही है, तो जो सींग हैं वो पवन की दिशा के विपरीत बन रहे हैं। ठीक है ना? ये पैराबोलिक ड्यून्स की विशेषता है। जिस ओर से पवन बह रही है उसके विपरीत सींग बन रहे हैं। तो पैराबोलिक जो ड्यून्स हैं वो बरखान के विपरीत होते हैं। ठीक है? इनके निर्माण में वनस्पति का योगदान होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसीलिए ये रेगिस्तान के बजाय तटीय क्षेत्रों या आर्द्र रेगिस्तानी भागों में बनते हैं। तो ये 2 इम्पोर्टेंट अ, विशेषताएँ हैं पैराबोलिक की। एक तो ये बरखान के विपरीत होते हैं, एग्ज़ाम्स में इस तरीके से पूछा जा सकता है और दूसरा वो है कि तटीय क्षेत्रों में कौन से स्तूप का निर्माण होता है, तो वो पैराबोलिक ड्यून्स हैं, ठीक है? बनते कैसे हैं, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला पहला जो पहला चरण है वो है अपरदन, ब्लो आउट।
ब्लो आउट क्या था? अपोहा बेसिन, ठीक है ना? पवन जो है स्पीड से अम, गड्ढे का निर्माण जो कर रही थी वो ब्लो आउट कंडीशंस हैं। इसका निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ रेत पर वनस्पति का आवरण होता है। तटीय क्षेत्रों में क्या होती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी रेत उगाती है, ठीक है? लेकिन जो वनस्पति रहित क्षेत्र हैं, जहाँ पर वनस्पति नहीं है, वहाँ पर पवन जो है अपर्दन कर ब्लो आउट का निर्माण करती हैं। जहाँ पर वनस्पति मौजूद है, वहाँ पर तो पवन कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है, उसको पवन क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है? तो वहाँ पर एक विशाल गड्ढा बन रहा है, ठीक है? वनस्पति रहित क्षेत्र पर वातगर्त के मध्य भाग पर पवन की गति तेज हो जाती है। तो जो ब्लो आउट कंडीशंस हो रही है, जो अफवाह बेसिन बन रहा है बीच वाले पोर्शन में, वहाँ पर पवन की रफ्तार बहुत तीव्र है, ठीक है? लेकिन वातगर्त के किनारों पर वनस्पति की जड़ें रेत को पकड़ के रखती हैं। लेकिन जो इसके किनारे हैं, वहाँ पर वनस्पति की मौजूदगी की वजह से पवन उसको काट नहीं पाती हैं। तो देखा जाए तो बेसिन के जो दोनों किनारे हैं, वो वनस्पति के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना? इसमें एक ऐसे टीले का निर्माण होता है जिसके सींग पवन की दिशा के विपरीत होते हैं। पवन इसको ज़्यादा दूर आगे नहीं बढ़ा पाती क्योंकि यहाँ क्या है रेत वनस्पति की मौजूदगी है, रेत में वनस्पति की मौजूदगी है। तो जो ये ब्लो आउट करके जो ये रेत का डिपोज़िशन है वो कुछ दूरी के बाद ही डिपॉज़िट कर लेती हैं, ठीक है ना? अब इसमें अवरोधक क्या बन रहा है? वनस्पति बन रही है, ठीक है? मैं इसको थोड़ा इस तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। बरखान की कंडीशंस में क्या था? पवन अगर इस दिशा से बह रही है, तो अगर यहाँ पर कोई चट्टानी अवरोध है, ठीक है? तो पवन एक जेंटल स्लोप बनाएगी और इस ओर बहुत ही स्टीप स्लोप होगा, ठीक है? और यहाँ पर ऐसा आर्क बन जाएगा, ठीक है? अब इसकी कंडीशंस में पवन अगर इस दिशा में बह रही है, तो इसमें जो अवरोधक है वो वनस्पतियाँ हैं, ठीक है? पवन ने जो ब्लो आउट करके जो रेत कणों को उड़ाकर ले गई, तो वो उनका डिपोज़िशंस यहीं पर कर दिया, ठीक है? यहीं पर कर दिया। तो जब इसका डिपोज़िशंस यहीं पर होने लगता है, ठीक है? तो इसमें जो सींग बनते हैं, वो पवन की दिशा के विपरीत बनते हैं, ठीक है? वनस्पति की वजह से इस प्रकार की कंडीशंस डेवलप होती हैं, जिसमें जो सींग है पवन की दिशा के विपरीत बनते हैं, ठीक है? और पवन की दिशा की ओर एक यू आकार के टीले का निर्माण होता है। तो आप इस पिक में देख लीजिए पवन इस दिशा में बह रही है। पवन ने सबसे पहले इसको ब्लो आउट किया, यहाँ पर एक अपोहा बेसिन का निर्माण किया, लेकिन यहाँ पर वनस्पतियाँ काफ़ी अधिक हैं, तो पवन इसको जो इस मटेरियल है इसको ज़्यादा दूर तक उड़ाकर नहीं ले गई, उन्होंने इसको यहीं पर डिपॉज़िट कर दिया, ठीक है? तो यहीं पर डिपॉज़िट करने की वजह से जो सींग हैं, वो इस तरीके से पवन की दिशा के विपरीत बन बनने लगे और एक यू आकार का निर्माण होने लगा। अर्धचंद्राकार आकृति, एक यू आकार का निर्माण होने लगा जिसमें सींग जो है पवन की दिशा के विपरीत डेवलप होते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार की जो स्तूप होते हैं वो पैराबोलिक ट्यूब्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है? फाइनल इसमें तारानुमा स्तूप, स्टार ड्यून्स, ठीक है? तारा स्तूप का निर्माण तब होता है जब पवन कई दिशाओं से चलती हैं और रेत की प्रचुर आपूर्ति होती है। जैसे कि अभी बताया था मैंने कि जब पवन कई डायरेक्शंस में बहती है, ठीक है? तो वो अपने साथ जो रेत कण ला रही है, उसका जमाव वो एक जगह पर करेगी, ठीक है? वो एक जगह पर इसको जमा करेंगी, लेकिन जो दिशाओं से पवन आ रही है, यहाँ भी पवन रेत कणों को छोड़ने लगती हैं, रेत कणों को छोड़ने लगती हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार एक ड्यून्स के चारों ओर उसकी शाखाएँ बनने लगती हैं, तो उसकी आकृति एक स्टार की तरह होती है, ठीक है? इसके लिए क्या कंडीशंस है? पवन का बहुदिशात्मक प्रभाव, अनेक दिशाओं से प्रवाह होना आवश्यक है, ठीक है? रेत की प्रचुर मात्रा, आपूर्ति होनी चाहिए, उसमें तो कोई कमी होती नहीं है। केंद्रीय ढेर, इसमें केंद्र में क्योंकि सभी दिशाएँ एक केंद्र की ओर आ रही हैं, तो केंद्र में जमा हो जाएगा, ठीक है? और भुजाओं का निर्माण, तो जिस दिशा से पवन आ रही है, वहाँ पर भी रेत के डिपॉज़िट होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से केंद्र से अनेक भुजाएँ डेवलप हो जाती हैं, जो निर्माण करती हैं तारानुमा स्तूप का, ठीक है? स्तूपों के कुछ और प्रकार भी हैं, जैसे कुछ स्तूप जो हैं झाड़ियों के पीछे निर्मित होते हैं, उन्हें नेवका स्तूप कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम्स में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना? रेगिस्तान के छोटे गर्तों के पीछे नवचंद्राकार स्तूप लूनेट कहलाते हैं। तारा स्तूप तो हो गया, 3 से अधिक बाहर निकली भुजाओं वाले स्तूप, तारा स्तूप, ठीक है? मोटी रेत से निर्मित स्तूप, व्हेल बैक स्तूप और व्हेल बैक स्तूप का विस्तृत रूप जो है वो द्रास कहलाता है, ठीक है? तो एक-एक नंबर के प्रश्न में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है? तो ये था सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट इसमें हम जानेंगे जल निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में असामयिक बारिश भी हो जाती है, तो जल की आपूर्ति यहाँ पर बनी रहती है। इसकी वजह से जो आकृतियाँ बनती है उसमें सबसे पहला है उत्खात स्थलाकृति।
बैडलैंड टोपोग्राफी, ठीक है? बैडलैंड मतलब नाम से ही स्पष्ट है कि बुरी भूमि है, ठीक है? जो कृषि या अन्य कार्यों के लिए अनुपयोगी है। अभी आप इस पिक में ही देख लीजिए जो ये आप बड़े-बड़े कंकड़-पत्थर आप देख रहे हैं, अब आप बताइए इसकी वजह से ये ज़मीन ना कृषि के लायक है और ना ही जो है रहने लायक है। तो इसीलिए इसको बैडलैंड कहा जाता है। बनते कैसी हैं? नरम तलछटी चट्टानें। अब तलछट क्या होते हैं? जैसे कि अभी बताया, भू आकृति कारक जो हैं, अपरदन के द्वारा जो कंकड़ पत्थरों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, तो उसे तलछट कहा जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर चट्टानें शब्द यूज़ हुआ है। ये तलछट जब बहुत लंबे टाइम तक एक जगह पर जमा हो जाते हैं, ठीक है? या फिर निरंतर आते रहते हैं, तो नीचे की जो तलछट है, उन पर ऊपर की तलछटों का जो दबाव होता है, उसकी वजह से ये तलछट जो है चट्टानों का रूप ले लेते हैं। हालाँकि फिर भी चट्टान बनने के बावजूद भी ये नरम कमज़ोर ही रहती हैं, ठीक है? तो तलछट भी चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें कौन-सी चट्टान कहा जाता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है? जैसे बलुआ पत्थर हो गया, ठीक है? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में अपक्षय की प्रक्रिया बहुत आसानी से हो जाती है, ठीक है? और शुष्क क्षेत्र है, तो वहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन, फ्रीज़ थॉ की प्रोसेस बहुत आसानी से हो सकती है। लेकिन जो वेटलैंड टोपोग्राफी उसके लिए तीव्र ढाल भी होना चाहिए। क्योंकि जो मौसमी बारिश होती है, बारिश, ठीक है? तो बारिश में जल की अपरदन शक्ति को बढ़ाने के लिए ढाल बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर वहाँ पर ढाल ही नहीं होगा तो केवल क्या होगा, जल भरा होगा, ठीक है? रासायनिक अपक्षय को बढ़ावा दे सकता है अगर वहाँ पर चट्टानों के खनिज उस प्रकार के हैं तो, ठीक है? लेकिन वेटलैंड टोपोग्राफी के लिए ढाल अधिक होना चाहिए। तो अचानक से बारिश आए, तो वो नदी उसमें जो बने वो चट्टानों को तोड़ने का काम करे, ठीक है? क्योंकि ये चट्टानें कैसी हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स वाली हैं। तीव्र अचानक बारिश, ये बाढ़ जो है डेवलप कैसे होती है? जब अचानक से वहाँ पर बारिश होती है, बाढ़ डेवलप होती है और वो बाढ़ नदी जो है उन चट्टानों को तोड़ फोड़ देती है, ठीक है? और इस प्रकार बीहड़ संरचनाओं का निर्माण होता है, ठीक है? भारत में जैसे चंबल के जो बीहड़ हैं, वो एक प्रकार से बेडलैंड टोपोग्राफी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा इसमें बनता है प्लेया, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए बहुत ईज़ी भी है। प्लेया शुष्क क्षेत्रों में एक अस्थायी झील का सपाट और सूखा हुआ तल होता है, ठीक है? झील है बेसिकली, पानी है, ठीक है? जब पानी सूख जाता है, तो इसमें जो निक्षेप धरती पर आते हैं, एक सूखी सतह, आपने देखा होगा सूखी झील, ठीक है? रेगिस्तान में जैसे जिनमें पपड़ी जम चुकी है, ठीक है ना? क्रैक्स बन चुके हैं, तो वो जो सूखी सपाट सतह है, उसको प्लेया कहा जाता है, ठीक है? निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले इसमें बेसिन का निर्माण आवश्यक है। आंतरिक जल बेसिन, आंतरिक जल बेसिन का मतलब ये है कि यहाँ से पहाड़ी है, यहाँ से पहाड़ी है। अब ये पहाड़ियों किसी मुख्य नदी में नहीं मिलती हैं, बल्कि इन पहाड़ियों का जो जल है, वो एक आंतरिक बेसिन का निर्माण करता है, ठीक है? बारिश का पानी आया और उसने यहाँ पर एक झील का निर्माण कर दिया, ठीक है? अस्थायी झील का निर्माण कर दिया, जल का जमाव। मौसमी बारिश से एक अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर एक अस्थायी झील बन गई। वाष्पीकरण होता है, निक्षेपण होता है। अब ये झील जो बनी है, ये पानी जो आया, मौसमी बारिश की वजह से जो बाढ़ आई या पानी आया, ठीक है? उसने क्या किया, यहाँ के खनिजों को इस झील में जमा कर दिया, ठीक है? वाष्पीकरण हुआ, एक टाइम के बाद वाष्पीकरण हुआ और जो खनिज थे, वो खनिज अब इस झील में छूट गए हैं, एक सपाट सतह के रूप में, तो उसे ही क्या कहा जाता है? एक प्लेया कहा जाता है, ठीक है? इसमें एक वर्ड है सालिनास। यदि जमा हुई परत, जो प्लेया की परत है, वो अगर नमक की हो, अगर इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक है, तो उसे सालिनास कहा जाता है। इस प्लेया को तब सालिनास कहा जाता है। आप इस पिक में देख लीजिए, ये जो एक बेसिन का निर्माण हुआ है, ठीक है? अस्थायी बेसिन है, ठीक है? पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ से जो मौसमी बारिश आई, उसने एक झील का निर्माण किया, अस्थायी झील, ठीक है? अब वो सूख चुकी है, तो उसमें जो इसका बीच वाला जो पोर्शन है, जो एक सपाट सूखी सतह है, उसे हम प्लेया कहते हैं। ठीक है? वो प्लेया कहलाता है। नेक्स्ट इसमें है बजाडा। बजाडा जो है शुष्क क्षेत्रों में जलोढ़ पंखों के द्वारा निक्षेपित एक मंद ढलान वाले मैदान को कहते हैं। देखिए, जहाँ पर जो भी बातें हो रही हैं, वो एक आंतरिक बेसिन की बातें हो रही हैं, ठीक है ना? जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों से लाया हुआ जल जो है, एक आंतरिक जल बेसिन का निर्माण करता है, ठीक है? तो बजाडा भी यहीं पर बनने वाली स्थलाकृति है। जलोढ़ पंखों का निर्माण। अब जलोढ़ पंख कौन बनाते हैं? अलूवियल फैन कौन बनाता है? नदी के द्वारा बनते हैं। कैसे बनते हैं? नदी जब अचानक से तीव्र ढाल से नीचे उतरती है, तो उसमें जो स्लोप है अचानक से कम हो जाता है। तो नदी के द्वारा जो भी कंकड़ पत्थर हैं, वो यहाँ पर छूट जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जलोढ़ पंखों का निर्माण हो जाता है। जलोढ़ पंख यहाँ छूट जाते हैं, ठीक है? बीच वाले पोर्शन में प्लेया डेवलप हो गई। अब यहाँ छूट गए जलोढ़ पंख, ठीक है? अचानक और तीव्र वर्षा से
क्या हुआ नदी बनी, ठीक है? मौसमी नदी का निर्माण हुआ और नदी ने क्या किया पर्वतों की तलहटी में नदी की धीमी गति हाँ, तलहटी मतलब जैसे ही नदी पर्वतों से नीचे आई तो धीमी गति मतलब उसमें स्लोप अचानक से कम हो गया और जलोढ़ पंखों का निक्षेपण। तो उसके साथ जो भी मटेरियल थे वो यहाँ पर छूट गए और उन्होंने जलोढ़ पंखों का निर्माण कर लिया, ठीक है? पर्वतों की तलहटी में जब कई जलोढ़ पंखों का संयोजन होता है, अब कई मौसमी जो नदियाँ आती हैं, कि वो अपने साथ जलोढ़ पंखों का जो निर एक मैदान बना देती हैं यहाँ पर, एक छोटा-सा जलोढ़ पंखों का जो मैदान बनता है, विशाल ढलान वाले मैदान का निर्माण करती हैं। उस जलोढ़ पंखों के मैदान को बजाडा कहा जाता है, ठीक है? जो एक मंद ढलान वाले क्षेत्र पर जो जलोढ़ पंख डेवलप हो जाते हैं, ठीक है? तो जो एक बहुत बड़े एरिया में जो जलोढ़ पंख डेवलप हो जाते हैं, उसे कहते हैं बजाडा, ठीक है? बजाडा एक मध्यम ढलान वाली सतह होती है, जो पर्वत श्रृंखला को बेसिन से जोड़ती है। आप इस पिक में देख लीजिए, यहाँ पर आप ये जो ये जो पत्थरों से युक्त जलोढ़ पंखों से युक्त जो आकृति आप देख रहे हैं, ये बजाडा है, ठीक है ना? जलोढ़ पंख। तो एक धीमा मैदान है, तो एक स्लोप बहुत ही जेंटल है, ठीक है? इस जेंटल स्लोप में जो जलोढ़ पंख का डिपॉज़िट है, वो बजाडा कहलाता है। नेक्स्ट इसमें है पेडिमेंट, ठीक है? पेडिमेंट एक चट्टानी, चिकनी और धीरे-धीरे ढलान वाली सतह होती है, जो पहाड़ के आधार को रेगिस्तानी मैदान से जोड़ती है। देख लीजिए कैसे बनता है पेडिमेंट्स? जल अपर्दन और पर्वतों के समानांतर पीछे हटने की प्रक्रिया से बनते हैं। क्या होता है? मौसमी बारिश होती है, आकस्मिक बाढ़ आती है, जैसे कि अभी हमने देखा, ठीक है? बाढ़ से पहाड़ के निचले हिस्से पर पार्श्विक कटाव होता है। अब जैसा कि बताएँ कि ये सारी प्रक्रियाएँ आंतरिक बेसिन वाले क्षेत्रों में बताई जा रही हैं, ठीक है? बाढ़ आई, बाढ़ से जो नदी बनी, ठीक है? उस नदी ने क्या कर दिया, पहाड़ के जो बेस हैं, उसको काटना शुरू कर दिया, ठीक है ना? पार्श्विक अपरदन, पार्श्विक लंबवत अपरदन नहीं है, बल्कि पार्श्विक अपरदन है। जो नदी बनी, उस नदी ने इस पहाड़ के निचले हिस्से को काटना शुरू किया, ठीक है? पार्श्विक कटाव से पहाड़ का आधार लगातार कटता जाता है, यस, पहाड़ का जो आधार है, वो कट रहा है, ठीक है? क्योंकि ये वैसे ही लूज़ मटेरियल होते हैं। इससे पहाड़ की ढलान पीछे की ओर हटती जाती है। अब यहाँ से अगर कटिंग शुरू हो जाएगी तो फिर मास वेस्टिंग भी शुरू हो जाती है, ठीक है? ऊपर का मटेरियल ऑटोमैटिकली इसमें नीचे गिरना शुरू करता है, ठीक है? ये कटिंग हो चुकी है और ऊपर का मटेरियल इसमें नीचे गिरना शुरू होता है, तो पहाड़ी क्या होती है धीरे-धीरे पीछे हट रही है। जो पहाड़ी कभी यहाँ पर थी, ठीक है? अब वो यहाँ पर डेवलप हो जाती है। डेवलप मतलब इतनी पीछे हट जाती है, नीचे की कटिंग के बाद इसमें जो मास वेस्टिंग होती है, ऊपर का मटेरियल नीचे गिरता है, ठीक है? तो उसकी वजह से अब पहाड़ी पीछे हटना शुरू होती है, ठीक है? तो पहाड़ी ढलान के पीछे हटते ही उसके सामने एक चौड़ा और थोड़ी ढलान वाली चट्टानी सतह छूट जाती है। अब जो मास वेस्टिंग में जो रेगुलेट मटेरियल है, अब यहाँ पर क्या हो गया पहाड़ी पीछे हटी तो इतना स्पेस बच गया, ठीक है? और इस स्पेस पर जो इसके रेगुलिथ हैं, ठीक है? चट्टानों के शीट्स हैं, तो इसको तो इस प्लेन सतह को जो ये प्लेन सतह डेवलप हुई है, इसको पेडिमेंट कहते हैं। आप इस पिक में देखिए, ये यहाँ पर ये पेडिमेंट बताया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी का विस्तार कभी यहाँ तक रहा होगा, ठीक है? नदियों ने इसके बेस को काटना शुरू किया, ठीक है? बेस को काटा, इसमें मटेरियल नीचे आया, ठीक है? वो मटेरियल फिर बजाडा में मिल गया और जो ये फाइनली एक जो खुली सतह वाली या एक ढलान वाली सतह एक ठीक है? एक चौड़ी जो सतह सामने पर बनी वो पेडिमेंट कहलाता है, ठीक है? ये पेडिमेंट कहलाता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।